बात करो उससे बोलो साफ करो और ये अंदर से झुकेगा तो ही समझ लो मैंने रखूंगी ठीक है चलिए कोई क्वेश्चन है आप लोग का तो पूछ सकते हैं। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है अगला। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पर था? वो है जहांगीर। देखिए अकबर के समय पे क्या है, साहित्य ज्यादा लिखे गए, उसको ध्यान दीजिए। किताबें बहुत ज्यादा लिखी गई जैसे आईने अकबर, अकबरनामा, उसका रमजनामा, बहुत सारे किताबें इनके समय में लिखे गए। जहांगीर के समय पर चित्रकला बहुत फेमस है। शाहजहां ने किस पर बल दिया है? उन्होंने स्थापत्य कला पर बल दिया, जिसको आर्किटेक्चर कहते हैं। आप जानते हैं शाहजहां ने क्या है, ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, ये सारे क्या है स्थापत्य कला में आते हैं। और इनके के समय पर ऐसे कुछ डेवलपमेंट उनके समय पे नहीं हुआ। तो अकबर के समय पे क्या साहित्य का विकास हुआ, जहांगीर के समय पे क्या हुआ, चित्रकला का विकास हुआ, शाहजहां के समय पे स्थापत्य कला का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिगत जल के निक्षेपण से निर्मित आकृति, जो भूमिगत जल होता है, देखिए जो भूमिगत जल होता है उसमें केवल जल नहीं होता है, उसमें बहुत सारे और भी चीज उसमें मिला होता है। ये चूना हो गया, केमिकल हो गया, बहुत सारी चीज मिला होता है। तो ऐसे जो पानी टपकता रहता है ऊपर से, तो वो क्या बना जाता है, एक घोल टाइप का बन जाता है। तो उसको क्या घोल रंग बनता है, जहाँ पानी ऊपर से टपकता रहता है। जो भूमिगत जल में ये अंदर क्या होता है, निक्षेपण से। देखिए भूमिगत जल का मतलब क्या होता है कि भूमि के अंदर भी बहुत सारे क्या होता है, झील वगैरह पानी बहुत होते हैं, उसमें अंदर क्या होता है वो चलते रहते हैं, तो घोल टाइप का बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है बहुत सारे केमिकल होता है, उसके बाद ऐसा होता है। अब देखिए ये 70वां नंबर करेंट का सवाल था, इसको छोड़िए, उस समय के करेंट का सवाल है। इसमें कितना वृद्धि हुआ। अगला देखिए संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्च होता है। देखिए आपको बता कि हमारे देश का संघात्मक व्यवस्था, तो संज्ञात्मक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च क्या होगा, संविधान। संविधान सर्वोच्च होता है, संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, संविधान सर्वोच्च होता है। और संविधान का संरक्षक कौन होता है, संविधान का संरक्षक होता है आपका न्यायपालिका। हाँ जी, न्यायपालिका क्या होता है, संविधान का संरक्षण। और संविधान क्या होता है, सबसे सर्वोपरि। उत्तर वैदिक काल में मंत्री को कहा, देखिए उत्तर वैदिक काल में मंत्री को रत्नी करता। आपको बता कि उत्तर वैदिक काल में 12 प्रकार के रत्नियां होते थे। कितने प्रकार के, 12 प्रकार के रत्नी होते थे या रत्नियां होते थे, रत्नी। उसमें क्या होता, जो राजा का पहली पत्नी होती थी उसी को भी क्या है, इन 12 में उनको स्थान दिया, जिसको महिषी कहा जाता है। तो उसको आप महारानी कहते थे कि राजा का जो पहला पत्नी होता है उन्हें महारानी कहा जाता है। पर्वतों का पालना निम्न में से किससे संबंधित है? यानी जो पहाड़ होता है उनका पालना किसे कहते हैं? तो पर्वतों का जो पालना होता है उसको क्या होता है, जो भू सन्निधि होता है उसको कहा जाता है। जियो सिंक्लाइन जिसे कहा जाता है उसको कहा जाता है। तो पर्वतों का पालना कहा जाता है। आप जानते हैं हिमालय में जो पर्वत जो सागर, तो उसको 33 सागर कहते हैं। हिमालय के जो है उसको क्या है, तो 33 सागर। अब देखिए ये 74 का जो क्वेश्चन है, ये भी क्या करंट का क्वेश्चन था। 2017 में भारत का सामाजिक प्रगति सूचन किया था, तो करंट किस हिसाब से था, हम नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्न कौन सा सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? सत्याग्रह, गांधी जी के जो सत्याग्रह है उसमें कौन सा स्थान नहीं है? उनमें कौन सा नहीं है, युद्ध नहीं है, उपवास है, हड़ताल है, ये सब कुछ है,
ये जो है ये है ये है, केवल क्या है, युद्ध नहीं होता है। सत्याग्रह में क्या होता है, युद्ध नहीं होता था, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये है कि मनुस्मृति को जाना जाए। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2-3 दिन पहले ही करवाया था मनुस्मृति के बारे में। तो मनुस्मृति आपको पता था ये कभी धार्मिक बुक नहीं है, बल्कि क्या है, हिंदू विधि बुक है। ये आपको पता क्यों, आपको पता कि अंग्रेजों के आने से पहले मनुस्मृति से क्या होता है, ये कानूनों का व्याख्या की जाती थी और मुसलमानों में शरीयत के अनुसार। बाद में कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया था, कोड ऑफ गंटू भी किसे कहा जाता है, वॉरेन हेस्टिंग। आप जानते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग को, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को आधुनिक न्याय व्यवस्था का जनक कहा जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, गुजरात की है। कितने राज्य मिलते हैं, 9 राज्य मिलते हैं। गुजरात की सबसे लंबी है, कितनी लंबाई है तटीय, देखिए 6100 किलोमीटर केवल तटीय सीमा। देखिए ये जो राज्य है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों को अगर मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 7016.6 किलोमीटर। इस सात नहीं, 7500 16.6 किलोमीटर हो जाएगा, द्वीपों को अगर शामिल कर दिया जाए। सबसे अंतिम बिंदु यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी। और यहाँ पे क्या है, इंदिरा, यहाँ पे क्या है, 10 डिग्री चैनल है। यहाँ पे मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कितना है, 9 डिग्री, 8 डिग्री है, 8 डिग्री है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, आपका 9 डिग्री चैनल। ये सब आपको बता रहा हूँ तो रिविजन करने के लिए। तो गुजरात सबसे लंबा। 9 राज्य कौन कौन सा है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान, देखिए इस समय भी है, जो हमारा तृतीय सेक्टर है, ये सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय में योगदान देते हैं। ये क्या है, सेवा सेक्टर है, आपको बताता है सेवा। ये क्या है, विनिर्माण। ये सब आपको बताता है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। और ये क्या है, जैसे उत्पादक क्षेत्र मान सकते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया। ये सब क्या है, आपके प्राथमिक सेक्टर में आता है। ये सब आपको लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है, बन रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। गारंटी है, अगर आप 1000 क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं 1 तारीख से, तो 90% क्वेश्चन क्या होता है, पेपर से आ ही जाएगा। और ये बात अलग है कि आप कितना करते आते हैं। पेपर कोई देख लीजिएगा, अभी तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमारे पढ़े हुए क्वेश्चन वहां से क्या है, पूछे जा रहे हैं। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहाँ पे किया, देखिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख आपको बताया गया था, कहाँ पे है, अनुच्छेद 51 है। इसमें कितना, 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। 11 मौलिक अधिकार कहाँ पे है, मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ कहाँ में है, मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ पे है, यह है आर्टिकल 12 से लेके 35। और डीपीएसपी का उल्लेख कहाँ पे है, डीपीएसपी जिसको राज्य वित्त निदेशक कहा जाता है, ये 36 से लेके 51 है। ये सब याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं, इसके भाग भी पूछे जाते हैं। गदर पार्टी का नेता कौन था, आपको बताया था, गदर पार्टी, लाला हरदयाल। गदर पार्टी होता अमेरिका में, इसका अमेरिका के जो सैन फ्रांसिस्को है वहां पे इसका स्थापना किया गया था। और लाला हरदयाल इसमें मुख्य नेता थे। ठीक है, गदर नामक उन्होंने पत्रिका भी एक छपाया। पाल घाट किस राज्य को जोड़ता है, आपको कितने बार, पाल घाट कहाँ पे है, केरल और तमिलनाडु के मध्य। देखिए दक्षिण भारत में 3 घाट है, एक आपका हाल घाट है, एक आपका भोर घाट है, और एक आपका पाल घाट। ये दोनों कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और ये मेनली केरल में है, और केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो पाल घाट, भोर घाट, खाल घाट, ये दक्षिण भारत में है। दर्रा टाइप का है, ये आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रा के मूल्य
तथा सामान्य कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। ये कोई भी करेंसी है उसके मूल्य तथा सामान्य कीमत स्तर के बीच संबंध क्या होगा, इसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्या संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध। उसमें क्या होगा, प्रत्यक्ष डायरेक्ट होगा। भाई मुद्रा के जो मूल्य और सामान के जो कीमत स्तर है उसमें प्रत्यक्ष होगा। जैसे कीमत बढ़ेगा तो मूल्य कम ज्यादा होता रहेगा। निम्नलिखित में से शासन प्रणाली का कौन सा गुण नहीं है। संसदीय शासन में देखिए आपको पता है कि हमारे जो देश का शासन प्रणाली है वो संसदीय है। तो संसदीय में क्या नहीं होगा, उत्तरदायी सरकार होगा होगा मंत्रिमंडल की तानाशाही का भय, मंत्रिमंडल के तानाशाही का भय नहीं होगा। कि अभी लोकसभा आपको पता है कि हमारी सरकार कहाँ से बनती है, लोकसभा से बनता है। लोकसभा के सदस्य अगर ना चाहेगा तो सरकार तुरंत गिर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मंत्री मंडल की तानाशाही का भय ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जहां पे क्वेश्चन में दिक्कतें आ रहे हो उन सभी क्वेश्चन को आप लोग पूछिएगा। जॉन मार्शल और अल्फ्रेड पूछे कि द न्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया था। ये किया गया था 1714 में किया गया था। सांची आप लोग जानते हैं कि एक स्तूपा है। सांची कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। सांची कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, जो अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। आपको बहुत दिनों में बताया था स्तूपा अलग होता है, उसके बाद चैत्य अलग होता है और विहार अलग होता है, सब बता रखा हूँ। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, पहली बात तो समझ लीजिएगा, ये कहाँ पे, अफ्रीका में है। और अफ्रीका में एक देश है बोत्सवाना, बोत्सवाना में इसका अधिकतम विस्तार है। यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, आपको बहुत बार बताया कि यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है वो क्या है, उसमें है। पिग्मी कहाँ पे पाई जाती है, कांगो देश में पाई जाती है। पिग्मी अफ्रीका के कांगो देश में पाता है। पिग्मी क्या है, दुनिया का सबसे बोना जनजाति है और ये क्या, पेड़ों के ऊपर घर बनाते हैं। माओरी जो जनजाति है ये क्या है, आपके न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ पे न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में। उसमें कहाँ पाए जाते हैं, कलाहारी मरुस्थल पाया जाता है। और कौन से देश में है, बोत्सवाना, बोत्सवाना देश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की नहीं है। कौन सा रोजगार सिद्धांत नहीं है, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार, मौद्रिक मजदूर एवं वास्तविक मजदूरी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, मौजूदा कीमत, मजदूरी तथा कीमत निश्चित होती है। आप लोग बताइए, पूर्ण प्रतियोगिता होगा तो वहां पे क्या होगा, सिद्धांत तो है ही है। पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार होगा तो वहां पे भी क्या सिद्धांत लागू होगा। मौद्रिक मजदूरी एवं वास्तविक मजदूरी, मजदूरी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ठीक है, मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी, ठीक है, वास्तविक ये क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये होते हैं। मजदूरी तथा कीमत निश्चित होता है। देखिए मजदूरी तथा कीमत निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। अभी भी देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां पे मजदूरी क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ये नहीं कह सकते कि मजदूरी हमेशा निश्चित होगा, ये अभी तक तो नहीं कहा जाता, लेकिन आने वाले दिनों में अगर बने तो वो बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में प्रस्तावना का अंश क्या नहीं है। प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़ा गया है या नहीं है। देखिए प्रस्तावना में क्या नहीं है, संघवाद शब्द नहीं है। क्यों नहीं है, आपको पता है कि भारत में क्या लिखा है, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ लिखा है। संघवाद कहीं नहीं, का राज्य का संघ लिखा हुआ है। तो कहीं पे संघवाद नहीं लिखा है, इसको यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे संघवाद का मतलब क्या होता है, फेडरेशन है। और फेडरेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ पे है, अमेरिका। अमेरिका में फेडरेशन है, इसलिए अमेरिका में क्या है, एकल नागरिकता नहीं है बल्कि दोहरी नागरिकता है। केंद्र और राज्य के अलग अलग प्रत्यक्ष अधिकार होते हैं, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। तो भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। और अमेरिका क्या है, फेडरेशन, फेडरेशन टाइप का है। वहाँ पे है, वहाँ पे स्टेट और क्या है, आपको केंद्र के अलग अलग नागरिकता आपको लेना पड़ता है।
मतलब जो भी रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संगठन नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये सबका जानने के लिए, उसको नेशनल म्यूजियम कहा जाता है। नेशनल म्यूजियम उनको कहा है। आपको म्यूजियम के बारे में भी ये कुछ क्वेश्चन बताया था। देखिए, उत्तराखंड के संतोपक हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? आग बंद करके लगा दीजिए अलकनंदा। गंगा कौन सी? गंगोत्री। यमुना, यमुनोत्री। ठीक है, जो मंदाकिनी है, ये ग्लेशियर से ना निकल के क्या होता है, झील से निकलती है। कौन सा झील है? जिसको गांधी सरोवर झील कहा जाता है या चोराबाड़ी झील कहा जाता है, गांधी सरोवर झील। और ये मंदाकिनी अलकनंदा में कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग। पांचों प्रयाग आपको बता दिया था, विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग हो गया, उसके बाद आपका रुद्र प्रयाग हो गया, देव प्रयाग हो गया। ये सारे प्रयाग आपको 5 प्रयाग बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय की सही माप है। देखिए, राष्ट्रीय आय की सही माप क्या होगा? एनएनपी प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। ये फॉर्मूला आप लोगों को लिखा के दिया है, लिख के समझाया है। याद होगा तो याद होगा। यही फॉर्मूला क्या है, आपको लिख के बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, सब्सिडी माइनस होता है। आप पता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नहीं होगा, हमेशा सब्सिडी माइनस। क्या होगा? सब्सिडी माइनस। अगर इस तरह के भी पेपर होगा तो भी क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। पेपर उतना कठिन नहीं है, टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा। हर बार हाथ में क्या है, आंसर मत लगाइएगा। सामान्य नागरिक संहिता निम्नलिखित में से कहाँ पे उल्लेख किया गया है? तो कहाँ पे? डीपीएसपी में किया गया। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 44 में। ध्यान दीजिएगा। पहला राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा में सबसे पहले सामान्य नागरिकता है। अभी 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 कहाँ लगा क्या है? उत्तराखंड में। लागू तो नहीं हुआ लेकिन बात चल रहा है। मानिएगा, गोवा में पहले से ही क्या है, सामान्य नागरिकों से कॉमन सिविल कोड कहते हैं, वो लागू पहले से ही है। अशोक का धर्म है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, चारवाक दर्शन, धार्मिक नीति सभी धर्मों के, क्योंकि यही आपको क्या है, बौद्ध धर्म के बारे में, धर्म के बारे में बताया। अशोक का धर्म क्या बौद्ध धर्म नहीं है। उनका क्या था, समाज में लोगों को एकजुटता बनाए रखना है, इसके लिए क्या है, उन्होंने धम्म नीति को अपनाया। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है, तो इसलिए क्या है, क्वेश्चन को समझिए और इसलिए क्वेश्चन लगाना कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन जितना लगाएंगे ना, तो क्वेश्चन के साथ बिहेवियर हो जाएंगे, तो क्वेश्चन का क्या था, लैंग्वेज आपको ज्यादा समझ में। अचानक पेपर में जाएंगे क्योंकि हम बोलचाल के भाषा में हिंदी या इंग्लिश का अलग प्रयोग करते हैं। अब जब क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ऑफिशियल वर्ड आ जाते हैं, तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तो उसको भी समझिए। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के अन्य राज्यों से सर्वाधिक सीमाबद्ध है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीमाबद्ध है, भारत के 9 राज्य से सीमाबद्ध है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन कौन से राज्य सीमाबद्ध है? 9 राज्य से। अब बताइए कौन कौन सा है। सबसे पहले बिहार से है, फिर झारखंड से है, फिर छत्तीसगढ़ से है, फिर मध्य प्रदेश से है, फिर राजस्थान से है, फिर हरियाणा से है, फिर दिल्ली से है, फिर हिमाचल प्रदेश से है, फिर उत्तराखंड से। हो गया नो, गिन लीजिए। एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म दीर्घकाल में प्राप्त करें। देखिए, जो पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म होता है, जिसमें प्रतियोगिता होता है, उसमें क्या होगा, लाभ होगा, सामान्य लाभ होगा। असामान्य लाभ तो हो नहीं सकता है। कैसा होगा? सामान्य लाभ। कैसा लाभ होगा? सामान्य। निम्नलिखित में से किसे आनाम साम्राज्य, देखिए ये टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं गया, इसको समझ लीजिएगा। तो आनाम जो साम्राज्य होता है ना, उसको क्या कहते हैं, जो दबाव समूह होता है उसको कहा जाता है, प्रेशर ग्रुप होता है। देखिएगा, उद्योगपति जो होता है ना, ये प्रेशर ग्रुप कहते हैं।
आप लोगों को दिख रहा होगा कि अंबानी लोग राजनीति में कभी भाषणबाजी नहीं करते हैं, तो इन लोग क्या है, राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं लेता होगा, ऐसा नहीं है। अगर अंबानी आज चाहे तो आज ही सरकार गिरा सकते हैं, एक घंटे में सरकार को गिरा सकते हैं। या कोई भी व्यक्ति जो उद्योगपति है, बड़े उद्योगपति है, वो सरकार को क्या होता है, एक घंटे में गिरा सकते हैं। आप मान लेते हैं कि सरकार गिराने के लिए कितने लोग चाहिए, 20 30 40 लोग अगर चाहिए, हटा दे सरकार से तो सरकार गिर जाएगा। एक एक लोग को अगर 100 करोड़ रुपया दे दे अंबानी, तो कौन, जो 250 300 सदस्य है सत्ता पक्ष में, उसमें से 30 40 सदस्य क्यों लेने के तैयार हो ही जाए। अगर सभी तो क्या है, 100 करोड़ रुपया दे दे, अंबानी के लिए 100 करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम है नहीं। तो सरकार क्या होता है, दबाव समूह जो होता है उसका वो क्या होता है, पीछे से पूरा सरकार चलाती है, उद्योगपतियों से सरकार चलाती है। आप लोग देखिएगा जब भी बजट वगैरह पेश होती है तब क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे CII होता है या फिक्की होता है, उनसे क्या होता है, वित्त मंत्री मिलते हैं, बजट में क्या नीतियाँ कैसे बननी चाहिए। तो आम आदमी से नहीं मिलता, क्योंकि आम आदमी का शक्ति उतना नहीं होता जितना उद्योगपति का। आप लोग देखेंगे जो अंबानी के जो बड़े लड़के हैं आकाश, उन्होंने क्या है 2007 8 में क्या 2 लोगों को मार दिया था गाड़ी से, उनका कुछ नहीं हुआ। अगर सामान्य व्यक्ति अगर दो आदमी को मार देते तो न्यूज ही नहीं आया भाई। ये जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल आप लोग देख रहे हैं, इनमें अधिकतर शेयर क्या है, इन उद्योगपतियों का शेयर। तो उद्योगपति जैसा चलाना चाहेंगे न्यूज, वैसे ही न्यूज आप लोग को देखना या हम लोग को देखना होता है। अधिकतर जो जितने भी चैनल आप न्यूज देख रहे हो, उसमें क्या था, अधिकतर उद्योगपतियों का शेयर बने हुए हैं। तो वैसे जो न्यूज होगा वैसे ही आपको हमको दिखाई देता है। तो एक या तीसरे से परेशान बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जो चित्र लेखात्मक लिपि किसी बता, जिसको पिक्टोग्राफी कहते हैं, आपको बताया था, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जो क्या है, पिक्टोग्राफी जो लेखा है वो उसको कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में यूज किया जाता था। भारत का खनिज, आपको पता है कि भारत का खनिज क्या है, छोटा नागपुर, जिसे क्या कहता है, भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर। आपको पता है कि एक जर्मनी का भी रूर है, और उसी के आधार पर क्या भारत का रूर इसको माना जाता है, छोटा नागपुर का पठार जो है। ये क्वेश्चन आपको लिखवाया था कि उसके आसपास क्या मैक्सिमम जो खनिज है वो पाया जाता है, लोहा कोयला। देखिए किसी भी देश के विकास के लिए दो खनिज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है कोयला और एक होता है लोहा। पहले के जमाने में, आजकल पेट्रोलियम आ गया है। मालाबार तक कहाँ पे है, केरल में है। कोरोमंडल तक कहाँ पे है, तमिलनाडु। अगला क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन से देश स्थायी सदस्य। देखिए संयुक्त राष्ट्र परिषद के 5 सदस्य होते हैं, देश है जो स्थायी है। एक तो यूके हो गया, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, फिर एक USA जो अमेरिका है, चाइना है, उसके बाद रूस है, और पांचवा है आपका फ्रांस। तो कौन नहीं है, जापान नहीं है, इसमें कौन नहीं है, जापान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और ये 1945 में इसका गठन किया गया था। कब गठन किया गया था, 1945। इसमें कितने सदस्य हैं स्थायी में, 5 है, यूके, USA, चाइना, रूस और फ्रांस। इसमें क्या है, 8 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश है, 8 सदस्य। ठीक है। क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन पेपर आया था। अब देखिए अगला दो क्वेश्चन, लास्ट के दो क्वेश्चन देखिए। घिसावट, घिसावट मतलब डिप्रेशिएशन। ये आपको बताया था कि डिप्रेशिएशन क्या होता है, हर मशीन का क्या होता है, डिप्रेशिएशन हो जाता है, घिसावट, या उसको मूल्य ह्रास भी कहते हैं। मूल्य ह्रास व्यय किस में सम्मिलित किया जाता है। देखिए मूल्य जो ह्रास होता है वो क्या होता है, मार्केट प्राइस में किया जाता है, और किसका होता है, NNP का होता है। NNP मतलब क्या होता है, देखिए NNP मतलब क्या होता है, NNP मतलब क्या होता है, GNP माइनस मूल्य ह्रास, मूल्य या घिसावट जिसे कह सकते हैं। या ये NNP का फॉर्मूला होता है। और ये किस पर होता है, मार्केट प्राइस। देखिए यहाँ पे MP का मतलब मार्केट प्राइस होता है, और FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, मतलब लागत मूल्य।
लागत, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है लागत में, तो जिस समय वस्तु बनता है। आपको पता है कि वस्तु को बनाने में चार चीज चाहिए होता है, एक होता है भूमि, एक होता है लेबर यानी श्रम, एक होता है पूंजी, और एक होता है उद्यम या उद्यानों। ये पांच चार चीज क्या होता है, किसी भी वस्तु के उत्पादन में इन चारों की भूमिका होती है। और इससे जो वस्तु बनता है, वो अगर मान लेते इन्होंने जो वस्तु बनाया है, वो वस्तु का जो मूल्य होगा उसे क्या कहेंगे, लागत मूल्य कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, लागत मूल्य कहेंगे। जब ये लागत, ये वस्तु जब कहाँ चला जाएगा, बाजार में चला जाएगा, उसको कहते हैं बाजार मूल्य। तो क्या कहेंगे, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य में क्या हो जाएगा, जो लागत मूल्य होता है उसमें क्या जुड़ जाएगा, लागत मूल्य में क्या जुड़ जाएगा, अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स इसमें जुड़ जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा, सब्सिडी हो जाएगा, माइनस सब्सिडी। और तीसरा होता है जिसको एम मैक्सिमम रिटर्न प्राइस कहते हैं, एमआरपी जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बाजार मूल्य होता है उसमें क्या और जुड़ जाता है, जो एक्स्ट्रा व्यय होता है वो इसमें आ जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह होता है वो इसमें आ जाता है। जो एमआरपी होता है सबसे ज्यादा मूल्य होता है। लागत, इसमें देखिए आप लोग को लागत मूल्य जो होता है ना, इसे फैक्ट्री प्राइस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, फैक्ट्री प्राइस भी कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ये फैक्ट्री प्राइस में आपको सामान देंगे या होलसेल मूल्य में सामान दे रहे, उसका मतलब क्या है, लागत प्राइस में वस्तु की मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो लास्ट क्वेश्चन है 2018 का। इसमें 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ था, रद्द कब हुआ था, दो 1911 में। 1911 में क्या हुआ, रद्द किया गया था। और 1912 में क्या हुआ, राजधानी परिवर्तन। राजधानी कहाँ लिया गया था, कलकत्ता से दिल्ली लाए थे, राजधानी परिवर्तन किया था। तो ध्यान रखिए, तो राजधानी परिवर्तन कर दिया था 1912 में। 11 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। और 11 में बंगाल को क्या है, अलग करके बिहार, उड़ीसा को, झारखंड को अलग राज्य बना दिया गया। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। तो आप लोग खुद ही एनालाइज कीजिएगा कि अब ऐसे क्या है, उत्तराखंड के पेपर आते हैं जो एकदम क्या, पेपर जो आए हुए थे वही पेपर आपको करवा रहे हैं। इनमें से आप अपने ही अंदर झांक के देखिएगा हमें और कितना मेहनत करना है। मेरा टारगेट है कि 1000 क्वेश्चन इस तरह से जब तक 16 तारीख ना आए तब तक करवाना, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होगा पेपर में ही आए। जो क्वेश्चन क्या है हम पढ़ाए या हम लोग इसका स्टडी करें वो पेपर में आए। लेकिन इसके लिए आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन कम से कम 7-8 घंटा करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये सक्सेसफुल हो पाएगा। बिना रिवीजन के क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। केवल देखने से नहीं होगा, इसका रिवीजन करना पड़ेगा। आप लोग बताइए कि पेपर का लेवल कैसा था, बहुत हार्ड था या मॉडरेट था या बहुत इजी। देखिए मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट था, और उत्तराखंड में इस तरह ही पेपर पूछ जाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं पूछते, मॉडरेट ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। थोड़ा सा इकोनॉमी के क्वेश्चन में आपको घुमा सकते हैं, और किसी दूसरे ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको घुमा सकते हैं। इकोनॉमी के कुछ सवाल में आपको क्या होता है, घुमा सकते हैं। इसलिए जिस सब्जेक्ट में आपको पता ज्यादा मजबूत है उसको क्या बहुत बढ़िया से करके दे, कि उस सब्जेक्ट में आप कम क्वेश्चन ना है। इकोनॉमी में क्या होता है कि उसके जो शब्द होते हैं ना, वो हमारा रोज जिंदगी में उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। जैसे घिसावट व्यय है, इसका इस्तेमाल आप जिंदगी में कभी करते नहीं, इसलिए क्या उसको समझने में दिक्कत होगा। बार बार उसको पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, अचानक करने जाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत है। इसलिए क्वेश्चन करवाना है कि कराएंगे पढ़ाएंगे, इसलिए बोला हूँ क्वेश्चन करवाएंगे। अभी देखिएगा, अगर आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर के बुक्स है कोई, तो उसके जितने भी सेट है उसका पीडीएफ मुझे भेज दीजिएगा, मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है।
और मैं यहाँ पे उत्तराखंड का मिल नहीं रहा है कोई बुक, मैंने मार्केट में गया था, तो उसका पीडीएफ आप लोग अगर उपलब्ध करवा देंगे तो उसी का डिस्कशन भी कर देंगे। तो मैं नहीं, उत्तर प्रदेश का मिल रहा है लेकिन उत्तराखंड का यहाँ पे नहीं मिल रहा है बुक, देखा जाए। फिर भी कोशिश करता हूँ, कहीं से किसी से मंगवाने की कोशिश करता है। तो देखिए ये हो गया आपके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, मतलब 100 क्या 70 क्वेश्चन होंगे। तो इस बार क्या है, 70 तो नहीं आएंगे, इस बार 50 क्वेश्चन आएंगे, आप जानते हैं। और 50 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, और 10-15 क्वेश्चन क्या होगा, 10-12 क्वेश्चन क्या होगा, 10 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के आसपास क्या हो सकता है कि आपके जीएस में आ जाए। तो मान के लेकिन 60 क्वेश्चन, यानी 100 में से 60 क्वेश्चन क्या होगा आपके जीएस क्वेश्चन। देखिए जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको क्या होगा, वो कम से कम जो 8-10 क्वेश्चन आएंगे उसमें करने में दिक्कत हो जाएगा। तो जो जनरल वाले के लिए क्या होगा, थोड़ा सा इजी तो नहीं कह सकते कि सभी जनरल वाले पेपर अलग अलग नहीं बनेगा, उसमें कोई इजी का कोई मैटर नहीं है। फिर भी क्या होगा, आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन क्या होगा, शिक्षण वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेपर मॉडरेट है, इसमें उतना कठिन तो मुझे नहीं लगा, लेकिन फिर भी क्या है, जो नए नए हैं उसके लिए कठिन है ही। कुछ शब्द है, और देखिएगा लास्ट में एक दिन क्या होगा, जितने भी सब्जेक्ट के जो मेन मेन शब्द हैं उसको भी एक बार चर्चा में कर देंगे। जैसे अभी आप संघवाद समझ में आने में दिक्कत हुआ, तो यह घिसावट क्या होता है, या इस तरह के आपका सीमांत क्या होता है, सीमांत उत्पादन क्या होता है, सीमांत उपयोगिता क्या होता है। तो ये जो शब्द होते हैं इनको भी क्या होता है एक दिन डिस्कशन कर देंगे, जिससे क्या होता है आपको उन शब्द को मालूम हो जाएगा, तो क्या होगा उसको। ठीक है, आज यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल आपको गांधी जी और अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ा बता देंगे। चलिए ठीक है, आज यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। गुड नाइट सर।